Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic of discussion is very important, that is technique of DNA fingerprinting, because it is very important for NEET point of view as well as for board point of view. Question has come from this topic many times regarding the technique DNA fingerprinting. Therefore this video is going to be very important. Watch the video till the end. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक नया टॉपिक, हमारा टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक क्या होती है, कैसे इसे परफॉर्म किया जाता है। नीट में भी इसके बेसिस पे क्वेश्चन आ चुके हैं। इसके टेक्निक के सीक्वेंस पूछा गया था, पर्टिकुलर स्टेप्स का सीक्वेंस, राइट सीक्वेंस क्या होगा। साथ में बोर्ड में भी बहुत बार आ चुका है, बोर्ड में अभी भी आ सकता है। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ध्यान से देखना है, एंड तक वीडियो को देखना है, सब बातें आपको समझ में आ जाएंगी। माई नेम इज़ दीपक लाठर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Therefore we are going to learn about the technique of DNA fingerprinting, and then उसके बाद में फिर हम डिस्कस करेंगे लास्ट में जो है एप्लीकेशन ऑल्सो। तो टेक्निक पहले डिस्कस करने वाले हैं, टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे परफॉर्म करते हैं। इसमें पर्टिकुलर स्टेप होते हैं, तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम समझने वाले। इसमें पहला स्टेप आएगा आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डीएनए को यहाँ पे आइसोलेट करना है, अलग करना है। जैसे हमारे पास में कोई भी सैंपल हो सकता है, ब्लड है, उससे भी हम सेल निकाल सकते हैं, सेल से डीएनए निकाल सकते हैं, स्किन से हम निकाल सकते हैं सेल से डीएनए निकाल लेंगे, बोन से भी ऐसे ही करेंगे, हेयर फॉलिकल मिल जाए या सलाइवा। तो फोरेंसिक जो एक्सपर्ट होते हैं वो यही सब करते हैं, क्राइम सीन पे जाते हैं और कोई भी सैंपल इनमें से कोई भी बॉडी पार्ट्स का मिल जाता है, इसमें सेल निकाल सकते हैं, उससे डीएनए मिल सकता है, तो उसको कलेक्ट करते हैं। फिर इसको किस में रखेंगे, सील्ड एथेनॉल में रखेंगे, और डिज़ायर्ड अमाउंट डीएनए का हमें जो चाहिए उससे अलग कर लेंगे हम, जो भी हमें चाहिए सैंपल में से वो डिज़ायर्ड अमाउंट वहाँ से हम सील्ड एथेनॉल में क्यों रखते हैं, क्योंकि करेक्टरिस्टिक जो है, प्रॉपर्टी जो हैं उस जेनेटिक मटेरियल की ना बदलें, उस सेल्स की ना बदलें, जिसको हमने कलेक्ट किया है वो एज इट इज़ रहे, जिस प्रॉपर पोजीशन में वो था जब हमने कलेक्ट किया, उसी तरह की करेक्टरिस्टिक उसकी बाद में भी मेंटेन रहे जब हम उस पर काम करें। अगर यहाँ पे अमाउंट जो है, डिज़ायर्ड अमाउंट जो है लेस है, जितना चाहिए उससे कम है, सफिशिएंट नहीं है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर परफॉर्म कर सकते हैं। आपको पता है पीसीआर क्या करती है, अमाउंट ऑफ डीएनए को बढ़ाने में रोल प्ले करेगी, इंक्रीज़ करवाने में रोल प्ले करेगी। तो इसकी वजह से क्या हो गया, ये टेक्निक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। सेंसिटिविटी ऑफ टेक्निक हैज़ बीन इंक्रीज बाई पीसीआर। पीसीआर से क्या हो सकता है, हमें छोटा सा डीएनए का सैंपल भी मिल जाए ना, तो हम उसको मल्टीप्लाई करके हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए सेंसिटिविटी का मतलब समझ रहे हो कि थोड़ी सी भी चीज़ जो है अगर वहाँ पे मिल गई तो उसको हमने मल्टीप्लाई करके अपने लिए यूज़फुल मटेरियल बना लिया, इसलिए सेंसिटिव हो गया है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए पीसीआर करना। नेक्स्ट है एक्टिविटी ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। सेकंड स्टेप होगा हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस मतलब क्या होते हैं, न्यूक्लियस का मतलब है न्यूक्लिक एसिड को कट करने वाले, खाने वाले। एंडो मतलब बीच से, दो जगह से कट कर सकते हैं, तो एंड से कट करने वाले एक्सो, और जो बीच से कट करेंगे वो क्या होंगे, एंडो। तो हमारे यहाँ पे एक्टिविटी होगी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की। और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करते हैं बेटा, ये डीएनए को स्पेसिफिक सीक्वेंसेस पे कट करते हैं, जिन सीक्वेंसेस को हम क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। जो हमारे रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं ना, वो फ्लैंक किए जाते हैं रिपीटेटिव सीक्वेंसेस के आसपास, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस रहते हैं। और उन्हीं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, जो रीड करे सेम, जिसको 5 to 3 अगर पढ़ोगे तो आप सेम रीड करें, ऐसे सीक्वेंस को क्या बोलते हैं हम, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल GAATC, और इधर से भी GAATC, हमारा क्या हो गया, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो ऐसे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करेगा और ये बहुत सारे फ्रेगमेंट बना देगा हमारे डिजायर्ड डीएनए की। तो हमने इसको कट कर लिया है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से, और इसके जो है छोटे साइज़ के फ्रेगमेंट बन गए हैं। फिर हमें क्या करना है, सेपरेशन ऑफ फ्रेगमेंट्स बाई जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से करना है। इलेक्ट्रोफोरेसिस करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना है, और उसकी वजह से यहाँ पे जेल की हेल्प से ऐसा करना है। तो हमें यहाँ पे एक ऑलरेडी सेटअप मिलेगा लैब में, उसको हमें यूज़ करना आना चाहिए, जिसमें क्या होता है, एक ट्रे होती है, ट्रे के अंदर जो है हम जेल का सोल्यूशन होता है उसको हम पानी के साथ मिलाएंगे, वार्म करेंगे, फिर उसको जो है सेमी सॉलिड फॉर्म में यहाँ पे छोड़ देंगे, और उसको सॉलिडिफाई होने के लिए प्लेट के ऊपर। तो यहाँ पे फिर क्या होगा कि यहाँ जो है स्कैपुला लेकर के छोटे छोटे इसके जो है जितनी डेप्थ होगी ना जेल की, उसकी हाफ जो है डेप्थ तक हम क्या करेंगे, वेल बना देंगे, गड्ढे बना देंगे। गड्ढे किस एंड पे बनाने हैं, जिस एंड से डीएनए भागे,
किसकी तरफ, पॉजिटिव की तरफ। तो नेगेटिव एंड पे बनाना, नेगेटिव एंड कौन सा होता है, कैथोड, और किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव एंड या एनोड की तरफ डीएनए, क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड है और नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, इसलिए नेगेटिव को रिपेल करेगा और किसकी तरफ भागेगा, डीएनए पॉजिटिव या एनोड की तरफ भागेगा। कैथोड या नेगेटिव पे तो लोड किए जाते हैं बेटा, एनोड या पॉजिटिव की तरफ भागते हैं हमारे डीएनए फ्रेगमेंट जो हमने आरी से कट किए थे। अब हमने यहाँ पे वेल्स के अंदर, गड्ढों के अंदर सैंपल लगा दिया है, क्योंकि जेल के अंदर जो है पोरोसिटी होगी, पोरस होगा, स्पेस होगा, उसमें से ये डीएनए फ्रेगमेंट स्विच ऑन करते ही इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा और इलेक्ट्रोफोर्सेस होते ही क्या होगा, यहाँ पे ये अपने एनोड की तरफ भागेंगे, तो जिनका साइज छोटा होगा वो जल्दी जल्दी भागेंगे, जिनका साइज बड़ा होगा वो थोड़ा लैग करेंगे। तो यहाँ पे जो फ्रेगमेंट बने थे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की वजह से, तो उनको बोलते हैं RFLP। क्या बोलते हैं, RFLP क्या है, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। और यहाँ पे क्लियरली आपको RFLP का यहाँ पे प्रूफ मिल रहा है। अगर ये फ्रेगमेंट्स में अलग अलग साइज़ के हैं, तो जो फ्रेगमेंट छोटे साइज़ के थे रिस्ट्रिक्शन करने के बाद में वो जल्दी जल्दी भागेंगे एनोड की तरफ और वो सबसे नज़दीक मिलेंगे एनोड के पास। जो बड़े साइज़ के हैं वो लैग करेंगे, पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे RFLP जो फ्रेगमेंट बने हैं और रिस्ट्रिक्शन के बाद बने हैं उनको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म बोला जाता है, RFLP। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर लिया, पहला स्टेप क्या रहा हमारा, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। दूसरा स्टेप क्या रहा बेटा, यहाँ पर हमारा एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तीसरा क्या रहा, सेपरेशन ऑफ फ्रेगमेंट बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब हम क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में हमें क्या करना है, एल्कली सॉल्यूशन में रखना है। एल्कली में क्यों, क्योंकि डीएनए तो हमारा एसिडिक है और बेस के अंदर रखेंगे तो ये न्यूट्रलाइज कर देगा इसको। तो यहाँ पे क्या होगा, बेस के अंदर एल्कली में रखने के बाद हमने उठा करके एक ट्रे थी, ट्रे के अंदर एल्कली भरा था, उसमें जाके इसको रख दिया प्लेट को, और उससे क्या हुआ कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे और सिंगल स्ट्रैंड डीएनए रह जाएगा। केवल कैसा रह जाएगा, सिंगल स्टैंड डीएनए रह जाएगा बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे, डबल स्टैंड से सिंगल स्टैंड बन जाएगा एल्कली सॉल्यूशन में रख देने पे। तो ये एल्कली सॉल्यूशन में रखने के बाद हम क्या करना है, फिर हमें ब्लोटिंग करना है। ब्लोटिंग क्या कहलाती है, साउदर्न ब्लोटिंग। साउदर्न ब्लोटिंग में हम क्या करते हैं, जो डीएनए फ्रेगमेंट्स यहाँ पे हमारे सेपरेट हुए हैं इनको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं एक जो है नाइट्रोसिलेज या नाइलॉन की सिंथेटिक मेम्ब्रेन के पास। ट्रांसफर ऑफ सेपरेटेड फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन सच एज निट्रोसेल्यूलोज और नाइलॉन क्लॉथ के ऊपर हम क्या करेंगे, आपको पता है जेल में हम काम कर रहे थे अभी तक, जेल सेमी सॉलिड थी, जेल सॉलिडिफाई भी हो सकती है। जेल को अगर के कोई टच भी कर सकता है, हो सकता है अननोन पर्सन आके टच कर दे या हमारी एब्सेंस में ऐसा हो जाए, और हो सकता है हम जो है नेक्स्ट डे के लिए सैंपल को छोड़ के जाए आगे काम के लिए, तो कोई आती पर्सन हमारे काम को जो है आने से पहले ही ख़राब कर दे, ऐसा हो सकता है। तो उससे बेटर क्या हम इसको किस पे ट्रांसफर कर लें, एक नाइलॉन क्लॉथ या इंटरसेलुलर क्लॉथ पे सिंथेटिक मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर कर लेते हैं प्रिंट्स बिल्कुल डीएनए के। तो ये इसके ऊपर ट्रांसफर करने के लिए हमने एक फिल्म रख दिया, क्लॉथ रख दिया हमने, और इस क्लॉथ को हम धीरे से उठाएंगे, यहाँ से फोल्ड करते उठाएंगे धीरे से, ताकि इसके प्रिंट कम्प्लीटली इसके ऊपर डीएनए फ्रेगमेंट आ जाएं। तो इस तरह से हमारे पास में अब ट्रांसफ़र हो गया है। तो डीएनए फ्रेगमेंट्स को ट्रांसफ़र करेंगे बेटा, अगर डीएनए का ट्रांसफ़र होगा तो इसे बोलेंगे ब्लॉटिंग, और डीएनए के लिए है तो इसे क्या बोलेंगे, साउदर्न ब्लॉटिंग। नॉर्दर्न भी होता है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग आरएनए के लिए होता है। तो हम यहाँ पे डीएनए की फिंगरप्रिंट पढ़ रहे हैं तो उसके लिए हमें साउदर्न ब्लॉटिंग करना पड़ता है। तो हमारा फिफ्थ स्टेप हो गया ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग के बाद हमें क्या करना, हाइब्रिडाइजेशन करना है विद डायरेक्टिव लेबल्ड VNTR प्रोब के साथ में। प्रोब क्या होते हैं, ऐसे डीएनए सीक्वेंसेस जिनका सीक्वेंस हमें पता है, जिसको हमने बनाया, सिंथेटिक हैं, तो अननोन के साथ किसी के साथ बाइंड किए अगर ऐसे सीक्वेंसेस, तो उसका सीक्वेंस भी हम कॉम्प्लीमेंट्री नेचर होने के कारण, प्रोब का जो बाइंडिंग हुआ है तो उसके कारण हम प्रेडिक्ट करके बता सकते हैं। और प्रोब को नंबर दे दिए गए हैं बेटा, जैसे 1 नंबर का सीक्वेंस है, 2 का ये है, 100 नंबर का ये है, 1000 ऐसे प्रोब बना लिए गए हैं। तो प्रोब क्या है, रिडक्टिव लेबल्ड नॉन डीएनए सीक्वेंसेस आर कॉल्ड एज प्रोब। एग्जाम में बोर्ड में भी आ चुका है बेटा, प्रोब क्या होते हैं, वाइवा में पूछा जाता है प्रोब क्या होते हैं। तो ऐसे रिडक्टिव लेबल नॉन डीएनए सीक्वेंसेस कॉल्ड एज प्रोब। रिडक्टिव क्यों किया लेबल, क्योंकि इसके ऊपर एक्सरे या यहाँ पे और रेडियोग्राफी करेंगे तो बेटा इससे क्या होगा कि हमें पता लग जाएगा कौन से टाइप का प्रोब हमारा बाइंड किया है सीक्वेंस के साथ में। तो हम अननोन सीक्वेंस का भी जो है यहाँ पे सीक्वेंस बता सकते हैं कि प्रोब के साथ बाइंड किया तो इसका सीक्वेंस ये हो सकता है। तो ये प्रोब्स हमने बाइंड कर दिए हैं सबके साथ, आपको प्रोब दिखाई दे रहे हैं बाइंड किए हुए डीएनए के सीक्वेंस के साथ। तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब यही होता है, एक हमारा जो डीएनए जो अननोन था उसके साथ हमने नॉन सीक्वेंस बाइंड कर दिया, इसे हाइब्रिड बन गया है। एक का सीक्वेंस नॉन है, दूसरे का नॉन है, तो थोड़ी देर में उसका भी नॉन हो जाएगा जब हम प्रोब को रीड कर लेंगे।
तो ये हाइब्रिडाइजेशन कर दिया हमने, हाइब्रिड बना दिया है। तो ये हमारा 6 स्टेप हो गया। और लास्ट स्टेप हमारा क्या होगा बेटा, ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी में क्या करेंगे, एक्सरे फिल्म इसके ऊपर रख देंगे और फिर हम देख लेंगे हमारे प्रोब जो रिडक्टिव लेवल थे उनके अंदर रिडक्टिव कहाँ कहाँ पे है, तो कौन कौन से टाइप के प्रोब बाइंड किए हैं रिडक्टिव प्रोब, और फिर उसके बाद में हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। क्योंकि प्रो पहले फिल्म रखने से पहले हम क्या करेंगे, इसको वॉश भी कर देंगे, जो अनवांटेड प्रोब होंगे वो हट जाएंगे हमारे, जो केवल यहाँ पे बाइंड किए हैं वो रह जाएंगे। तो एक्सरे फिल्म के बाद एलिमिनेट करेंगे। ऑटो रेडियोग्राफी होगी। ऑटो रेडियोग्राफी में हमें पता लग जाएगा कौन से प्रोब ने बाइंड किया, तो अननोन सीक्वेंसेस का सीक्वेंस हम डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ VNTR वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट प्रोब को बाइंड करके ऐसा कर सकते हैं। तो ये हमारे जो है 7 स्टेप्स हुए। अब क्वेश्चन देखो एग्जाम में कैसे आया है, इन करेक्ट सीक्वेंस बताओ। नीट के एग्जाम के अंदर ये आया करेक्ट सीक्वेंस बताओ स्टेप्स का कौन सा होगा। तो पहला क्या होगा, आइसोलेशन। दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, एक्टिविटी ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड न्यूक्लियस। तीसरा क्या हो जाएगा, सेपरेशन ऑफ फ्रेगमेंट बाई इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसके बाद फोर्थ क्या हो जाएगा, एल्कली सॉल्यूशन में रख देना। ये हो सकता है कहीं पर ये मेंशन ना किया, डायरेक्टली इस स्टेप को जो है फोर्थ बना दिया तो पॉसिबल है, साउदर्न ब्लॉटिंग। फिर क्या बनाया होगा, हाइब्रिडाइजेशन विद रिडक्टिव लेवल प्रोब। और फिर क्या होगा, ऑटो रेडियोग्राफी करने के बाद हमें DNA के फिंगरप्रिंट मिल जाएंगे। इसको जो है यहाँ पे NCERT में भी दिखाया है। आप NCERT को अगर ध्यान से देखते हो तो आपको ये सब बातें NCERT में देखने को मिलेंगी, जहाँ पर जो है ये यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट करके दिखाया हुआ है। जैसे कि इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर जो है ये वाले पर्सन इंडिविजुअल A का DNA है, ये B का है, ये C का है, और मैच करके देखना है कि A के मैच करता है B से। ये यहाँ पे जो है यहाँ पे मिला था जो सैंपल, इस सैंपल से किसका मैच करता है। तो इन्होंने क्या किया, C का भी DNA फिंगरप्रिंट बनाया, A और B का बनाया। तो इसमें से आप देख के बताओ मुझे किसके साथ सिमिलरिटी लग रही है, C की A के साथ लग रही है या B के साथ लग रही है, यही हमें समझाया है। तो देखो यहाँ पे किसके साथ मैच कर रहा है, C देखो B के साथ, बिल्कुल एग्जैक्टली डिटो मैच करने की कोशिश है। तो इसलिए इसका सिमिलरिटी किसके साथ, B की C के साथ ज़्यादा है और A के साथ कम है। तो सस्पेक्ट कौन सकता है, B वाला पर्सन। और ये इसके जो है यहाँ पे DNA के प्रिंट्स या VNTRF सेटेलाइट रिपीटेड DNA दिखाए हैं। देखो किससे मैच कर रहे हैं, इसके B वाले पार्ट से ज़्यादा मैच कर रहे हैं, आप देख सकते हो काफ़ी सिमिलरली। तो यही सब आपको यहाँ पे लिख करके समझाया है। तो आप डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ा करो किसी भी डायग्राम का, उसी से आपको सब समझ में आ जाएगा। अब आता है इसका नेक्स्ट पार्ट, एप्लीकेशन DNA फिंगरप्रिंटिंग, कहाँ कहाँ पे इस टेक्निक को यूज़ किया गया है, ये भी आ चुका है एग्जाम में बेटा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन वाला। पैटर्निटी टेस्टिंग में किसी के पेरेंट्स के बारे में डिस्प्यूट हो गया, मान लो कोई पेरेंट्स कहता है कि ये बच्चा जो है हमारा है या फिर हमारा नहीं है, या कोई बच्चा कहता है कि ये पेरेंट्स मेरे हैं या मेरे नहीं हैं, तो इस केस में हम टेस्ट करके डिस्प्यूट को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो कोर्ट इसका हेल्प लेती है, जहाँ पे इस तरह के जो है फैमिली मैटर्स आते हैं, तो वहाँ पे दोनों पर्सनस का जो है DNA फिंगरप्रिंट दिया जाता है, पेरेंट्स का भी और उनके चिल्ड्रन का भी, और उसके बाद में जो है मैच करके बताया जाता है कि उनके अंदर सिमिलरिटी है या नहीं है। तो इसलिए पैटर्निटी टेस्टिंग के लिए भी DNA फिंगरप्रिंट की हेल्प ली जाती है। उसके अलावा फोरेंसिक साइंस में तो आपको देखा ही होगा, बहुत बार आप जो है देखते हो बहुत सारे एपिसोड्स में जहाँ क्राइम के उसमें क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं DNA फिंगरप्रिंटिंग को। तो सैंपल कलेक्ट करते हैं वो लोग, जनरली सैंपल कहाँ से कलेक्ट करते हैं, क्राइम सीन से, ब्लड, स्किन, बोन, हेयर फॉलिकल, स्लाइवा, यही सब क्या है यूजफुल आइडेंटिफिकेशन टूल है फोरेंसिक में। ये सब सैंपल मिल गए तो मतलब उनका काम हो गया, फिर DNA फिंगरप्रिंट बना सकते हैं किसी के पर्सन के। नेक्स्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, डिटरमाइनिंग पॉपुलेशन और जेनेटिक डाइवर्सिटी जो बढ़ती जा रही है। पॉपुलेशन के अंदर डाइवर्सिटी कितनी है, जितने टाइप के एलील्स बन चुके हैं, जीन्स के अंदर डाइवर्सिटी कितनी ज़्यादा है, कितने ज़्यादा सीक्वेंसेस में चेंज आ चुका है, ये सब भी DNA फिंगरप्रिंट को हम बता सकते हैं। मान लो किसी की जो है पहले वाले कोई DNA सैंपल हमारे पास में और 200 साल बाद का कोई सैंपल है, तो दोनों कंपेयर करके बता सकते हैं कि जीन के अंदर कितनी डाइवर्सिटी आई है, जीन के अंदर कितने बदलाव आ चुके हैं। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग उसमें भी मेन रोल प्ले कर सकती है। तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इसमें भी है, पॉपुलेशन और जेनेटिक डाइवर्सिटी जानने के लिए। उसके अलावा मैं कुछ आपको एडिशनल बातें बता रहा हूँ। CDFD क्या है, सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोसिस। ये जो है CCMB सेंटर फॉर सेल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक अलग इंस्टीट्यूट है, इंडिया का नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट है, ये हैदराबाद में है। इसके अंदर जो है पहले ये जो है DNA फिंगरप्रिंटिंग का काम नेशनल लेवल का चलता था, लेकिन अब अलग से बिल्डिंग बना करके इसको जो है अलग डिपार्टमेंट बना दिया, कंप्लीट सेपरेट कर दिया CCMB के से, सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोसिस और स्पेशलाइज सेंटर बना दिया है। ये भी कहाँ पे है बेटा, हैदराबाद में है, CCMB के पास ही बनाया हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है इस तरह के कि CCMB कहाँ पे है, हैदराबाद
में है। CDFD सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग डायग्नोसिस कहाँ पे है? हैदराबाद तेलंगाना के अंदर ये दोनों प्रेजेंट हैं। तो मुझे उम्मीद है हमने डिस्कस किया है टेक्निक ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग, उसके बाद हमने एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे होती हैं और बाद में फिर हमने उसकी जनरल बातें देखी हैं। तो आपको सब बातें समझ में आ चुकी होंगी, एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आता हमने ये भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसलिए अगर आपको सब बातें समझ में आ गई है, वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो बेटा, कमेंट करो, चैनल पे नए चैनल सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।